वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 11। अभी तक आपने पढ़ा कैसे मिहिर ने टिया को अपने ऑफिस से बाहर निकाला और प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया। आशी ने मिहिर को अभी तक देखा भी नहीं था। अब आगे सभी डिनर करते हैं, लेकिन आज आही ने सोच लिया कि वो मिहिर का वेट करेगी, इसलिए डिनर के बाद जब आप अपने रूम में चले गए वो लिविंग रूम में आकर मोबाइल लेकर बैठ गई। रात को 11 बजे मिहिर आता है तो आशी जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलती है और एक स्माइल पास करती है। तभी प्रिया जी भी आ जाती है। प्रिया जी, अरे आशी बेटा तुम सोई नहीं? आशी, नहीं आंटी, मैं मिहिर जी का वेट कर रही थी। क्या है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इन्हें देखा ही नहीं तो सोचा आज मिल लेती हूँ। प्रिया जी, अरे बेटा मिहिर तो रोज लेट आता है, ये ही टाइम है इसका आने का, आज तो फिर भी जल्दी आया है। आशी, ओह आप इतना लेट आते हैं? वैसे मैं आपसे मिली नहीं इसलिए आपका ही वेट कर रही थी। मिहिर जो आशी को देखते ही बुरी तरह से चिढ़ चुका था, गुस्से से बोलता है। मिहिर, ये दरवाजे पर ही रात बितानी है क्या? मेरा घर है, जब मर्जी होगी तब आऊंगा। मिस आशी गेस्ट है, गेस्ट की तरह रहे, फैमिली मेंबर बनाने की कोशिश ना करे। और एक बात और, मजे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? आगे से मेरी कही बातों का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। आशी को बहुत इंसल्ट फील होती है। प्रिया जी, बेटा वो ऐसा ही है, घर में भी उसे कोई कुछ नहीं बोल पाता है। फिर दोनों अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन आदित्य जी के ये आदित्य जी, सिम्मी बेटा चले, अभिनव का 2 बार कॉल आ गया है, वो पूछ रहा है कितनी देर में आओगे। सिमरन, जी दादाजी चले। सिमरन और आदित्य जी दोनों चले जाते हैं। मिहिर को पता था आज सिमरन आने वाली है तो वो आज ऑफिस नहीं गया, लेकिन घर पर किसी को पता नहीं था कि वो आज घर पर क्यों है। सभी बैठकर नाश्ता करते हैं। अभिनव जी, आदित्य और सिमरन आ रहे। आदित्य कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। मिहिर, आपने सिमरन के रहने का अरेंजमेंट कर दिया है? मिहिर, जी दादू, आपने कहा था वैसे ही किया है। अभिनव जी, ओक, आज आप घर पर ही है। मिहिर, जी। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे क्योंकि मिहिर घर पर काम ही रुलता था। थोड़ी देर बाद आदित्य जी की कर आती है। सिम्मी तो घर देखती रह जाती है। सिमरन, दादाजी आके दोस्त का घर कितना बड़ा है? आदित्य जी, दोस्त किसका है? और दोनों हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं दरवाजे पर अभिनव जी और करुणा जी खड़े थे, उनके हाथ में आरती की थाली थी। वो सिम्मी की आरती करती है, सर बोलती है अंदर आओ बेटा। सभी को थोड़ा आश्चर्य होता है पर कोई कुछ नहीं बोलता। सभी हॉल में बैठते हैं। आशी को तो बहुत जलन हो रही थी पर चुपचाप बैठी थी। तभी नीति बोलती है, सिम्मी आज तुम आने वाली थी तो देखो आज सब घर पर ही है। लेकिन आशी से रहा नहीं जाता और बोल ही पड़ती है। आशी, वैसे सिमरन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कॉलेज बहुत दूर पड़ेगी यहाँ से? कल तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए अपने कॉलेज के, यहाँ सभी को परेशानी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अभिनव जी, हमने ही तो इम्मी को ये बुलाया है, दर्द की और परेशानी। आशी बेटा आप टेंशन ना ले, सब पहले से ही मैनेज्ड है। आशी, अरे नहीं अंकल ऐसी बात नहीं, मैं तो बस इम्मी को समझा रही थी कि घर चले जाए, कल जिस आए वो कॉलेज भी आसानी से जा पाएगी। मिहिर, आशी तुमसे किसी ने राय मांगी या यहाँ पर किसी ने बोला कि सिम्मी की वजह से परेशानी होगी? मुझे लग रहा है कि सिम्मी की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो अपनी राय अपने पास रखो, ना तो सिम्मी को और ना ही यहाँ किसी को तुम्हारी राय की जरूरत है। मिहिर के इस तरह बात करने से आशी को बहुत बुरा लगा। आशी, सिम्मी मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। अभिनव जी, सिम्मी बेटा आप अभी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मेरे रूम में आना, मुझे कुछ बात करनी है। सिम्मी, जी दादाजी बोलकर वो अपना रूम पूछती है। मिहिर, चलो मैं बताता हूँ। सिम्मी मिहिर के पीछे चली जाती है। मिहिर सिम्मी को उसका रूम बताता है। रूम बहुत सुंदर था। मिहिर, ये रूम तुम्हारा है और ये फ्लोर मेरा है, यह मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता है। सिमरन, तो मैं आया हूँ ना, इसका मतलब मुझे अलाउ किया है, और वो क्यों? मिहिर, दादाजी ने कहा था तुम खास हो उनके लिए, अपने मन में मेरे लिए भी। सिमरन, इसका मतलब केवल आप और मैं ही यह आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मिहिर, नहीं और हाँ तुम इस फ्लोर पर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी अपने रूम में ले आओ। मेरे घर वाले तो कोई आने की हिम्मत नहीं कर, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन आशी वो जरा कोशिश करेगी यह आने की तो उसे मना कर देना। सिमरन, ओक मैं ध्यान रखूंगी। मिहिर, ठीक है अब तुम रेस्ट कर लो जब तक लंच का टाइम हो जाएगा। सिमरन सिर मिहिर अपने सपने रूम में चले जाते हैं। मिहिर के रूम में मिहिर आंखें बंद करके सोफे पर बैठ जाता है। उसे सिमरन की छवि नजर आती है। वो सोचता है ये क्या ही रहा है, मुझे इफेक्ट कर रही है, उसकी छवि आंखों में बस रही है। जब आंखों में बस रही है तो अब रूम में भी बसने की तैयारी कर लेना मिस सिमरन। सिमरन के रूम में
कितने अच्छे हैं सभी। आहा, सिमरन रियल में पागल थी जो उन लोगों की चाल को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं सिम्मी, तेरा बदला मैं लूंगी। वो आशी की बच्ची भी कम नहीं है, वो जरूर इस फ्लोर पर आने की सोचेगी, उसे तो अच्छा मजा चखाऊंगी। आहा। चैप्टर 12। अब आगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सिमरन नीचे जाने के लिए अपने रूम से निकलती है। उसी टाइम मिहिर भी अपने रूम से बाहर आता है। उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है पर सिमरन को पता लगने से पहले छिपा लेता है। मिहिर, सिम्मी आपको कुछ चाहिए? सिम्मी, जी नहीं, हम तो नीचे जा रहे हैं। मिहिर, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। और दोनों नीचे चले जाते हैं। हॉल में सब अभी आए थे, लंच टाइम हो गया था, सभी डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। अभिनव जी, आदित्य आज सब तेरी पसंद का बनवाया है। आदित्य जी, हम तुझे याद अभी तक। अभिनव जी, कॉलेज के दिन और कॉलेज की बातें किए भूल सकता हूँ। करुणा जी, आप दोनों की यादें ताज़ा हो गई हो तो लंच स्टार्ट करें। अभिनव जी और आदित्य जी दोनों साथ बोलते हैं, अरे क्यों नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी लंच स्टार्ट करो। सभी खाना खाते हैं, उस बीच कोई कुछ नहीं बोलता। खाना खाने के बाद अभिनव जी सिमरन को कहते हैं, सिमरन मेरे रूम में आओ। सिमरन रूम में जाती है तो वह आदित्य जी भी बैठे थे। अभिनव जी, सिम्मी अब आपको कुछ दिन यही रहना है, आप यहीं से कॉलेज जाएगी, आपको यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनर को भी हमने अपॉइंट कर दिया है, वो केवल आपको ही ट्रेनिंग देगा। हाँ, एक बात और जो आपको बतानी जरूरी है, शायद आपको बुरा लगे लेकिन वो बात आपको सुननी भी पड़ेगी और माननी भी। सिमरन अपने दादाजी की ओर देखती है। आदित्य जी अपनी पलकें झपका देते हैं और सिमरन के सर पर हाथ रख देते हैं। सिमरन को अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है, पता नहीं क्या बात है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। आदित्य जी, सिम्मी, मैंने और अभिनव तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन शादी तुम्हारी स्टडी पूरी होने के बाद होगी, क्योंकि हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। अब उस शरीर का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। सिमरन, दादाजी आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। अभिनव जी, आप जानना नहीं चाहेगी कि हमने आपका रिश्ता किससे तय किया है। सिमरन, आप हमारा भला ही चाहेंगे, इसलिए हमें नहीं जानना, आपने जिसे भी चुना है देख परख कर ही चुना होगा। आदित्य जी, ठीक है, जब सही समय आएगा हम उनका नाम आपको बता देंगे। अभिनव जी, आपको नाम नहीं जानना, लेकिन हमें आपकी हाँ या ना के बारे में जानना है। सिमरन, हमारी हाँ है दादाजी, हमने पहले ही कह दिया कि हमें आप पर पूरा भरोसा है। अभिनव जी, ठीक है बेटा, थैंक्स हम बूढ़ों पर विश्वास करने के लिए, अब आप जा सकती है, कल से ट्रेनिंग का याद रखना। सिमरन वहां से चली जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है, आशी उसे वहीं मिलती है। सिमरन, आप यहाँ क्या कर रही है? वैसे सिमरन को उसे वहां देखकर पता चल गया कि वो अंदर की बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साउंड प्रूफ रूम होने की वहां से आवाज बाहर नहीं आती। आशी, वो तो मैं इधर से गुजर रही थी, वैसे दादाजी ने तुम्हें ल्यू बुलाया था। सिमरन, मुझसे ही काम था। आशी, क्या काम था, मुझे तो बता ही सकती हो। सिमरन, तुम्हें क्यों बताऊं? आशी, ये क्या तरीका है बात करने का, और मुझे नहीं बताया तो मैं चाची को बता दूंगी, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। चाची एक सेकंड में तुम्हारे पर काट देगी, इसलिए चुपचाप बता दो दादाजी ने क्यों बुलाया था, और मिहिर को बोलो कि वो भी मुझे उसके फ्लोर पर रहने दे। आशी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मिहिर जी ने पहले ही तुम्हारे लिए ना कहा है, और कहा है तुम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो, और रही दादाजी से बात के बारे में तो मुझे लगता है मैं ज़रूरी नहीं समझती तुम्हें बताना, और फिर भी जानना है तो खुद ही जाकर दादाजी से पूछ लो। ऐसा कहकर सिमरन वहां से चली जाती है। आज जिस तरह से सिमरन ने जिस तरह से आशी से बात की थी, उससे आशी का दिमाग खराब हो जाता है। वो लताजी को कॉल करती है। लताजी, कैसी हो आशी बेटा? आशी, चाची मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? लता, सब ठीक है। वो सिमरन क्या कर रही है, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आशी, चाची आते ही उसके तो पर निकल गए हैं, आज दादाजी ने रूम में उसे बुलाया, उनके बीच में कुछ बात हुई, और वो मिहिर का फ्लोर है यहाँ, उसमें ऐसे रूम दिया है इस फ्लोर पर जहाँ घरवाला भी अलाउ नहीं है। लता, तुम कहाँ रुकी हो? आशी, मैं गेस्ट रूम में, मैंने उससे बोला कि डिप्सी ने क्या कहा तो उसने बताने से साफ मना कर दिया, और चाची मैंने बोला मिहिर जी को बोलकर मुझे भी उस फ्लोर पर रहने दे, हम दोनों साथ रह जाएंगे। उस पूरे फ्लोर पर तू अकेली एक लड़के के साथ रह रही है, अच्छा नहीं लगता, ये सब क्या सोचेंगे। लेकिन उसने मेरी बात माननी तो दूर, मुझे बोल दिया कि मैं अपने काम से काम रखूं, फालतू पंचायती करने की जरूरत नहीं है। लता, ओह वहां जाते ही फैल गई है वो, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे मना करने की, क्योंकि वापस उसे आना तो यहाँ ही है। आशी, ठीक है चाची, जब वो नीचे आएगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी, अभी तो महारानी आराम फरमाने गई है।
लता, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, बाय। आशी अपने मन में, अब आएगा मजा जब चाची इसकी बैंड बजाएगी, इसने गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अभिनव जी और आदित्य जी दोनों को चिंता हो रही थी। आदित्य जी, अभी क्या हमने सही किया सिम्मी का रिश्ता तय करके, जब उन्हें पता चलेगा तो। अभिनव जी, तुमने ही पाला है सिम्मी को, तुम्हारा ही अधिकार है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आदित्य जी, पर ये तो उनका अधिकार है, कल को वो कहेंगे कि आपने हमसे पूछा तक नहीं। अभिनव जी, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो, जिसे हमने सिम्मी बेटा के लिए पसंद किया है वो करोड़ों में एक है, उन्हें सिम्मी बहुत पसंद आएगी और हमें लगता है एक वो ही है जो आगे चलकर सिम्मी का कवच बनेगे। आदित्य जी, तुम जो कह रहे हो वो ही हो, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। अभिनव जी, आदि जैसे हमने सिम्मी से बात की वैसे उनसे भी बात कर ले, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आदित्य जी, हाँ यार, अभी बात तो तुम्हारी सही है, उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। ऐसा करते हैं, उनसे भी आज ही बात कर लेते हैं। अभिनव जी, ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। कौन है जिसको अभिनव जी कॉल करके बुलाने वाले हैं? चैप्टर 13। अभिनव जी किसी को कॉल करते हैं, उधर से जवाब आता है, मैं आ रहा हूँ 18 मिनट में। आदित्य जी, क्या कहा उन्होंने? अभिनव जी, 10 मिनट में आने का बोला है। आदित्य जी, तुम्हें क्या लगता है अभी वो हमारी बात मानेंगे? अभिनव जी, उन्हें माननी पड़ेगी, जब हम उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाएंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे जहाँ तक हम सोचते हैं उन्हें मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आदित्य जी, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिनव जी, ये कि मुझे लगता है वो खुद ही रेडी है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है। अभिनव जी, अंदर आ जाओ और डोर लॉक कर दो। आपने हमें बुलाया दादाजी? जी हाँ, अंदर आने वाला शख्स और कोई नहीं, मिहिर है। अभिनव जी, हाँ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मिहिर, जी बोलिए दादू। अभिनव जी, मिहिर, क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? मिहिर, ये कैसी बात कर रहे हैं दादू आप? आपको तो पता है मुझे लड़कियों से कितनी एलर्जी है, सबकिन सब लालची होती है। अभिनव जी, और हम कहें कि हमने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है तो? मिहिर, दादू आपकी पसंद लाजवाब ही होगी, लेकिन अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। अभिनव जी, आपको अभी शादी करनी भी नहीं है, शादी में अभी टाइम है, बस आप लड़की के बारे में जान ले और अपना जवाब बता दे। मिहिर, ठीक है दादू, बताए कौन है वो जिसके लिए आप इतने वरीड हैं? अभिनव जी, आदित्य जी मिहिर से थोड़ी देर बात करते हैं। मिहिर, इतनी बड़ी बात आप दोनों इतने सालों से चुप क्यों बैठे हैं, हमें पहले ही बता देते, आपको इतने दिन यूं नहीं रहना पड़ता। आदित्य जी, बेटा कुछ बातें समय पर पता चले वही सही रहता है, क्योंकि अगर पहले बता देते तो उनकी जान बचना मुश्किल हो जाता, खतरा अभी भी काम नहीं है। मिहिर, दादू मुझे ये रिश्ता स्वीकार है और मैं हरदम उन्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा, उनके एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। अभिनव जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनका रिश्ता आपसे हुआ है। आदित्य जी, क्योंकि हम उन्हें बता रहे थे पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें हमारी पसंद पर भरोसा है। अभिनव जी, कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आदित्य भी कुछ दिनों में चले जाएंगे, लेकिन सिम्मी अब कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। आदित्य जी, हम उन्हें समझा देंगे, क्या है कि वो अपने काम के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें आप कॉलेज अकेले मत जाने देना, आपको तकलीफ होगी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मिहिर उनके हाथ पकड़ लेता है। मिहिर, ये क्या कर रहे हैं आप? हम उनकी अभी से पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और ये कोई हमारा एहसान नहीं है, हम अब उनके लिए को भी करेंगे, वो मेरे लिए होगा, क्योंकि अब वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अभिनव जी अपने पोते को देखकर खुश हो रहे थे। अभिनव जी, यार आदि, अब तो रहम कर खुद पर, तू भी टेंशन लेता है और मुझे भी देता है, अब हमने ये सारी टेंशन मिहिर को दे दी है। आदित्य जी, कैसे हम इनका शुक्रिया अदा करें, आज हमारी बरसों की मेहनत को इन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया। मिहिर, आप दोनों किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए, हम हैं, सब संभाल लेंगे। अब हम चलते हैं, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। अभिनव जी, ठीक है, आप जाए और हमने कहा उन बातों का विशेष ध्यान रखें। मिहिर, जी, और वो वहां से चला जाता है। आदित्य जी और अभिनव जी बाहर गार्डन में आ जाते हैं और टहलने लगते हैं। सिमरन के रूम में, यार अकेले तो बहुत बोर हो रही हूँ, नीचे चली जाती हूँ, थोड़ा उस आशी की बच्ची से भीड़ कर टाइम पास हो जाएगा, ऐसा सोचकर सिम्मी नीचे हॉल में आ जाती है। अभी ती टाइम होने वाला था तो सभी एक एक करके अपने रूम से हॉल में आ रहे थे। वहां पहले से ही निखिल और नीति बैठे थे। निखिल अपने ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे थे जो उनसे हो नहीं रही थी, जैसी उनके बॉस मिहिर को चाहिए थी, और इधर नीति उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। निखिल, नीति प्लीज मुझे काम करने दो।
आशी, क्या हुआ निखिल, कोई प्रॉब्लम है? लाओ मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। निखिल, तुम हेल्प कर दोगी? ये लो, इसकी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, मुझसे नहीं हो रही है। आशी देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आशी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे नहीं होगी। निखिल, क्यों, तुमने तो बिजनेस में ही स्टडी की है ना? आशी, हाँ लेकिन ये नहीं हो रही है। तब तक सभी लोग वहाँ आ जाते हैं चाय के लिए। अभिनव जी, क्या हुआ बेटाजी, कहाँ अटक गए? तुम्हारे बॉस का गुस्सा पता है ना, टाइम पर काम पूरा नहीं हुआ तो वो क्या पनिशमेंट देगा? निखिल, दादू वैसे भी मुझसे ये नहीं हो रहा, ऊपर से आप और डर रहे हैं। सिमरन, निखिल भैया क्या हुआ, लाइए हमें बताए, अगर हमसे हुआ तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। निखिल लैपटॉप सिमरन को दे देता है। सिमरन लैपटॉप लेकर देखती है और प्रेजेंटेशन रेडी करने लग जाती है। सभी लोग तो बस उसकी अंगुलियां देख रहे थे जो बहुत स्पीड से चल रही थी। थोड़ी देर बाद सिमरन लैपटॉप निखिल को दे देती है और बोलती है, मुझसे जैसी बनी मैंने रेडी कर दिया, आप देख लीजिए। निखिल प्रेजेंटेशन देखता है, उसका चेहरा खिल जाता है। निखिल, यू आर द ग्रेट, क्या प्रेजेंटेशन बनाई है, मिन ब्लोइंग, मैं पिछले 4 घंटे से खप रहा था और तुमने कुछ ही मिनटों में रेडी कर दी। सब लोग आश्चर्य से सिमरन को देखते हैं। उसी समय मिहिर किसी काम से बाहर जा रहा था, वो निखिल को वह देख। मिहिर, निखिल तुम यहाँ गप्पे लगा रहे हो, तुम्हें जो काम दिया है उसे कब पूरा करोगे? निखिल, भाई आपको क्या लगता है मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। मिहिर, क्या कहा, प्रेजेंटेशन रेडी कर दी? निखिल मिहिर को लैपटॉप में रेडी प्रेजेंटेशन दिखा देता है। मिहिर शॉक्ड होता है क्योंकि उसने जनकर के मुश्किल काम दिया था, उसे पता था निखिल नहीं कर पाएगा। मिहिर, आयुष, ये तुमने ही रेडी की है? निखिल, क्यों, क्या हुआ भाई, सही नहीं है क्या? मिहिर अपना काम भूल जाता है कि वो कहीं जा रहा था, वो तो बस प्रेजेंटेशन को ही देख रहा था। सिमरन ये बात समझ रही थी क्योंकि उसने जो प्रेजेंटेशन रेडी की थी वो बहुत हाई क्लास की थी। अच्छे तैयार नहीं कर सकते, लेकिन वो सिमरन में काली थी जो ऑलराउंडर थी। चैप्टर 14। मिहिर आदित्य जी और अभिनव जी से सिमरन को प्रोटेक्ट करने और उससे शादी करने का वादा करता है। सिमरन कैसे मुश्किल प्रेजेंटेशन को आसानी से तैयार कर देती है, जिसे देख मिहिर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निखिल ने कैसे रेडी कर लिया जो उसके ऑफिस के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय भी नहीं कर सके। अब आगे। मिहिर, निखिल मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये तुमने रेडी की है। निखिल, आपको अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं? सब चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे थे क्योंकि मिहिर के अलावा सभी को पता था कि प्रेजेंटेशन किसने रेडी की है। आशी का तो दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसने भी ट्राई की थी, लेकिन रेडी करना तो दूर, उसकी तो देखते ही होश फाख्ता हो गए थे। प्रेजेंटेशन थी ही टिपिकल, लेकिन सिमरन का उसे रेडी करना उससे हजम नहीं हो रहा था। अभिनव जी, क्या हुआ मिहिर बेटा, आखिर ऐसा क्या काम दिया तुमने निखिल को जो उसके पूरा करने के बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? मिहिर, वो इसलिए दादू क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत टिपिकल थी, ऑफिस के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज भी रेडी नहीं कर सके, लेकिन निखिल का इसे पूरा करना मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। सब जब सुनते हैं तो सभी सिमरन को देखने लगते हैं क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अभी उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब निखिल को लगने लगा कि सच बता देना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इससे भी मुश्किल काम मिलेगा। निखिल, भाई ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं, सिमरन ने रेडी की है, वी भी 20 मिनट में। मिहिर सिमरन को देखता है और उससे बहुत इम्प्रेस होता है। मिहिर, सिमरन कम हियर। सिमरन मिहिर के पास आकर बैठ जाती है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों दोस्त देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन आशी वो तो जलकर राख हो रही थी। वो माँ ही नान सोच रही थी, कोई बात नहीं सिमरन, अभी कुछ देर इनके पास बैठ जाओ, फ्यूचर ने तो ये जगह मेरी है क्योंकि मैं हूँ फ्यूचर मिसेस आशी मिहिर गुप्ता। सिमरन, जी बोलिए, आपने हमें क्यों बुलाया? मिहिर, ये तुमने रेडी की है? सिमरन, हाँ, क्यों, कुछ मिस्टेक है क्या? मिहिर, इस प्रेजेंटेशन को अच्छे एम्प्लॉय नहीं बना सके, तुमने बना दिया, तो अब जब बनाया है तो मुझे एक्सप्लेन भी कर दो। सिमरन, आपको तो बहुत सारा नॉलेज है, आपको तो सब आता है, मुझे ही पागल बना रहे हो। सिमरन ने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि सब मुस्कुराने लगे, एक को छोड़कर, वो तो आप सब जानते ही होगे। मिहिर भी कहा काम था, वो ऐसे ही नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं था। मिहिर, सिमरन तुमने जो इस प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन दिए है वो तो था ही नहीं, सिर्फ मटेरियल और टाइम का ही मेंशन करना था, डिज़ाइन मेंशन करने का आइडिया कैसे आया? सिमरन, जब हम मटेरियल, टाइम, वर्कर्स सबके बारे में मेंशन कर रहे हैं तो होटल की डिज़ाइन मस्त है, मही तो बाकी सबके बारे में मेंशन करना वेस्ट होता और प्रेजेंटेशन वीक होता। मिहिर, क्या आदित्य जी, अभिनव जी, निखिल तो देखते ही रह गए जिस तरह से सिमरन ने मिहिर को एक्सप्लेन किया। मिहिर, यू आर द बेस्ट,
गुड एंड थैंक्स फॉर योर हेल्प। सिमरन, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल बात थी, आप इतना भी थैंक यू मत कहिए। ऐसे ही बातें करते हुए सब चाय पीते हैं, तभी आशी को याद आता है कि चाची को कॉल करना है। वो वैसे भी जल जल कर राख हो चुकी थी, अब तो उसे बाद इसका ही वेट था कि कब चाची फोन पर ही सही पर सिमरन को डेटे जिससे उसके कलेजे में ठंडक पड़े। ये सोचते हुए उसने अपनी चाची को कॉल लगा दी। आशी, हेलो चाची, कैसे हैं आप? अच्छा, आपको सिमरन से बात करनी है, मैं अभी सिमरन को फ़ोन देती हूँ। सिमरन, ये लो, चाची से बात करो। सिमरन समझ जाती है आशी आग लगा चुकी है, पर सिमरन भी कहाँ काम थी, इसको भी तो अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट करना था। सिमरन सिमरन जानकर फ़ोन स्पीकर पर देती है। हेलो चाची, कैसे हैं आप सब? सिमरन बड़े ही प्यार से बोलती है। लता को पता नहीं होता है कि फ़ोन स्पीकर पर है, सर सभी लोग वहीं बैठे हैं। लता, हम सब ठीक है, लेकिन तुझे ठीक नहीं रहना है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है तुम्हारा। सिमरन, चाची क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? लता, मैं कोई चाची नहीं हूँ तुम्हारी, मैं सिर्फ आशु और आशी की चाची हूँ, समझी? सिमरन, जी। लता, तुझे क्या लगता है तू वह क्या कर रही है, मुझे पता नहीं चलेगा? और तुझसे जब आशी ने पूछा कि दादाजी ने रूम में बुलाकर तुमसे क्या कहा तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? और जब उसने तुमसे कहा कि उसे भी मिहिर के फ्लोर पर रहना है, तुम इस बारे में मिहिर से बात करो तो तुमने उसके लिए भी मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूल गई हो तो याद दिला दूं कि किस तरह की सजा दगी मैं तुम्हें। सिमरन, चाची आप गलत समझ रही है, ये मेरा घर नहीं है। लता, अकेले उस लड़के के साथ रहोगी जैसे तुम्हारी माँ की याशी का नतीजा तुम हो जिसे अपने माँ बाप का भी पता नहीं। मुझे लगता है तुम भी अपनी माँ पर गए हो, इसीलिए आशी को माना कर दिया। सिमरन को इतनी गंदी बातें सभी के सामने सुनकर अपने लिए और अपने पेरेंट्स की इंसल्ट फील हो रही थी, उसे रोना आ जाता है। लता, रोकर मेरे सामने मासूम मत बन, जैसे हर गलती पर तुम्हें सजा देती थी वैसे ही वापस गरम चिमटा लगाना पड़ेगा या बैग से तुम्हें मार पड़ेगी, तब तुम सुधरोगी। वहां बैठे सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक बच्ची को गरम चिमटा लगाना, बेल्ट से मारना। लता तो अपने मन की सारी भड़ास निकाल रही थी, इससे बेखबर कि उसका आगे का अंजाम होगा। चैप्टर 15, कैसे सिमरन निखिल की हेल्प करती है एक मुश्किल प्रेजेंटेशन रेडी करने में और आशी लज्जी को कॉल लगा देती है आशी को डांट खिलाने के लिए। लताजी बहुत गंदे तरीके से सिमरन से बात करती है, उसको जी भरकर डांटती है और ये भी याद दिलाती है कि कैसे वो उसको सजा देगी। अब आगे। लता, सिमरन, मैंने जैसे कहा वैसे नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इस बात का ध्यान रखना और जैसे आशी कहती है वैसे ही करना। वो तो अच्छा हुआ आशी ने मुझे कॉल करके बता दिया कि तुम वह क्या गुल खिला रही हो। सिमरन, अब सिमरन को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पुरानी सिमरन पर दया आ रही थी। कैसे बेचारी ने सहा होगा। ये घर मेरा नहीं है जो मैं बोल सकूं कि आशी दी को कहाँ रहने की इच्छा है, मैं खुद भी एक गेस्ट हूँ इसलिए जहाँ रूम दिया वहाँ रुक गई। लता, मुझे कुछ नहीं पता, आशी की इच्छा है उस फ्लोर पर रुकने की तो तुम कैसे भी करके आशी को उस फ्लोर पर ठहराओ। अब मिहिर से नहीं रहा जाता, वो गुस्सा वैसे भी अनलिमिटेड था और लता के आशी से इतने बुरे व्यवहार को देख उसके सब्र का बांध टूट गया। मिहिर, आप होती कैन है ये बताने वाली कि कौन कहाँ रुकेगा? लता, कौन बोल रहा है? मिहिर, जिसके फ्लोर पर आपकी आशी को रुकना है। लता, मिहिर बेटा आप हो, कैसे हैं आप? मिहिर, मैं तो ठीक हूँ, शायद अब आप ठीक नहीं रहने वाली है। और क्या कह रही थी आप सिमरन से? लता, मैं तो बस इसे समझा रही थी कि आशी के साथ ही रहना। मिहिर, आपको समझने की नहीं समझने की ज़रूरत है, आप जिस तरह से बात कर रही थी वो हम सभी ने सुना। लता, मैंने जो सही था वही कहा, वैसे भी क्या गलत कहा? मिहिर, मेरे फ्लोर पर कौन रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। आगे से ध्यान से बात कीजिएगा और पहले जितनी और जैसी सजा सिमरन को दी है वो सब आपको सूद समेत वापस मिलेंगे। देन गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट। इतना बोलकर मिहिर फोन काटकर फोन आशी को देते हुए बोलता है। मिहिर, लगता है आशी तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है सिमरन से, तभी तुमने ये सब किया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चाची के कहने से मैं तुम्हें मेरे फ्लोर पर रहने दगा? आशी, नहीं नहीं मिहिर जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। चाची का कहना बस इतना है कि वो अकेले आपके फ्लोर पर। मिहिर का गुस्सा सब जानते थे इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। मिहिर, आशी तुमने सिमरन को अपने जैसा समझा है क्या? तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानता हूँ, गेस्ट हो थोड़े दिन रहो शांति से, क्योंकि अगर मैं अशांत हो गया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आदित्य जी, सिम्मी बेटा आप ठीक हो, इन सब की आदत है आप तो जानते हो, पर आपने हमें कभी बताया नहीं कि लता ने आपको इतना टॉर्चर किया है। सभी को बहुत दुख होता है। अंजलि जी, लता इतनी बुरी औरत है, उसे बिल्कुल दया नहीं आए।
आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था सिमरन पर, आज उसकी वजह से सब उसे बुरा समझ रहे थे। तभी अभिनव जी बोलते हैं, सिमरन बेटा आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे, आपको हमने जो कहा है बाव वही ध्यान रखना है। सिमरन को भी बात सही लगती है क्योंकि अब वो आइमरन नहीं काली है जो किसी से नहीं डरती। सिमरन दादाजी बाद में तो आप चले जाएंगे और परसों से हमें कॉलेज भी जाना है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ एक अनाथ आश्रम है, हम वहाँ जा सकते हैं क्या? सभी एक साथ बोलते हैं, हम भी चलेंगे एक को छोड़कर। अभिनव जी ठीक है, हम सब कल वहाँ चलेंगे। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। आशी के रूम में आशी किसी को फोन लगाती है। आशी हेलो चाची, वो बहुत तेज हो गई है, आपसे बात करते टाइम उसने स्पीकर पर फोन कर दिया ताकि आप जो कहे सब सुने और वो बेचारी बन गई। सभी बहुत दुख प्रकट कर रहे थे कि बेचारी के साथ लता ने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लता उसको एक बार तहहाने दे, फिर बताती हूँ उसको, पूरा बेचारी ना बन दिया तो मेरा नाम लता नहीं। आशी जी चाची, और वो मिहिर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, केवल उस सिमरन की ही साइड लेता है। मिहिर के फ्लोर पर मिहिर अपने रूम में जा रहा था, तभी सिमरन मिहिर को आवाज लगती है। फ्लोर काफी बड़ा था, इस फ्लोर पर मिहिर का पर्सनल जिम, स्टडी रूम, थिएटर और स्विमिंग पूल भी था। उसके अलावा 4 बड़े रूम थे और एक मिहिर का बेडरूम। सिमरन मिहिर जी मुझे नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यूं सिमरन किसी से डरती नहीं थी, लेकिन मिहिर के सामने उसे बात करने में थोड़ा अजीब लगता था। मिहिर अपनी सर टोन में, और आई क्यों चाहती हो तुम? आई थिंक आशी की वजह से तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अलाउ किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यही रहो। सिमरन ठीक है बोलकर अपने रूम में चली जाती है। मिहिर उसे खड़ा देखता रहता है। मिहिर अपने रूम में चल जाता है, सोफे और बैठा सिमरन के बारे में सोचने लगता है। कैसे भी करके सिम्मी को आने वाले समय के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब वो सिर्फ मेरी है, आशी को और उन सभी को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। ये एक डेविल द मिहिर का वादा है। सिमरन के रूम में सिमरन रूम लॉक करती है और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है। क्योंकि से कुछ शक्तियां वो मिली है जिसके लिए उसे एकाग्रचित होकर अपनी पावर बढ़ाना जरूरी है, तभी वो उन शक्तियों का उपयोग सकती है, वरना नहीं। चैप्टर 16 लता की सिमरन से बदतमीजी से बात करने पर गुप्ता फैमिली को बहुत बुरा लगता है। वो सिमरन की दयनीय स्थिति को सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। मिहिर से सहन नहीं होता और वो लता की और आशी की क्लास लगा लेता है। सिमरन अनाथ आश्रम जाने की इच्छा बताती जाए तो सभी चलने को राजी हो जाते हैं। अब आगे अभिनव जी और आदित्य जी दोनों रूम में बैठे थे। आदित्य जी यार अभी मैं सिम्मी का ख्याल नहीं रख पाया, बच्ची को इतना टॉर्चर किया, लता ने सोच की भी मैं रूह कांप जाती है। उस छोटी सी सिम्मी ने तो ये सब झेला है, कितना तड़पी होगी वो। अभिनव जी हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, और जब उन्हें पता चलेगा तब वो क्या करेंगे लता के साथ, और तुम भी कुछ नहीं बोल पाओगे। आदित्य जी हाँ ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी, लेकिन मैं सही ढंग से निभा नहीं पाया। अभिनव जी तुम घर जाकर पता करो कि सिम्मी को टॉर्चर करने में लता का साथ और किस किसने दिया, और उन्हें सजा भी दो जिससे तुम उन्हें कुछ बोलने के अधिकारी रहो, वरना उन्हें यही लगेगा कि सब कुछ जानकर भी तुमने कुछ नहीं किया। आदित्य जी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मैं परसों घर जाकर देखता हूँ। बातें करते करते दोनों को बहुत टाइम हो जाता है। अभिनव जी कहते हैं चल आदि दिन टाइम हो गया है। जब वो दोनों वह आते हैं तो सभी थे, आशी नहीं थी, तो अभिनव जी सेरवेंट को भेज उसे भी बुला देते हैं। अभिनव जी आशी आपको भूख नहीं लगी क्या, आप आए नहीं थी? आशी वो मेरा मन नहीं था, ये बात वो सिमरन को देखते हुए बोली। अभिनव जी कहते हैं थोड़ा ही खा लो। सब डिनर कर अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगली सुबह 4 बजे सिमरन के रूम में सिमरन को जल्दी उठने की आदत थी। वो 4 बजे तक रेडी होकर गार्डन में चली जाती है और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है। 5 बजे मिहिर के साथ ट्रेनर आता है। मिहिर ये तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। सिमरन ठीक है। ट्रेनर और कोई नहीं, मिहिर का बेस्ट फ्रेंड आकाश था जो मिहिर के बॉडीगार्ड का हेड था। मिहिर ने सिमरन की ट्रेनिंग के लिए आकाश को अपॉइंट किया। आकाश सिमरन आप दिल्ली 5 बजे यहाँ आ जाएगी और 2 घंटे आपकी ट्रेनिंग होगी। सिमरन सबसे पहले आकाश सिमरन से गार्डन के 5 चक्कर लगने को बोलता है। आकाश के हिसाब से सिमरन को 45 मिनट लगने वाले थे। सिमरन 20 मिनट में पूरा कर लेती है। आकाश उसके रनिंग स्पीड को देखता रह जाता है। फिर आगे वो कुछ एक्सरसाइज करवाकर आज 6:30 बजे तक फ्री कर देता है। वहां से सिमरन अपने रूम में चली जाती है और आकाश मिहिर के पास जिम में चला जाता है। मिहिर जल्दी आ गया। आकाश उसकी रनिंग स्पीड हमसे भी फास्ट है, मूव्स भी, उसे बस अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसके लिए मैं कल से हार्ड एक्सरसाइज करवाऊंगा। मिहिर
और आकाश चला जाता है। मिहिर सोचता है इस लगभग अब आता है, कल प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनाए। आकाश भी तारीफ कर रहा था, कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। सिमरन अपने रूम में आकर ध्यान में बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे तक वो ध्यान करती है। आज उसे अपना शरीर हल्का लग रहा था और एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। सिमरन अब नीचे सीधी किचन में जाती है क्योंकि उसे बैठे बैठे खाना पसंद नहीं था और वैसे भी किचन का बहुत सालों का एक्सपीरियंस था लता की वजह से। वो सर्वेंट से नाश्ते के बारे में पूछती है। वो कह देते हैं मैम हमारी ड्यूटी है, हम बना लेंगे। सिमरन कल आप बना लेना, आज हमें बनाने दीजिए पल्स। वो इतना प्यार अब कहती है, बेचारे सर्वेंट्स भी माना नहीं कर पाते। वो बोलते हैं ठीक है मैम। सिमरन आप लोग हमारी सामान देने और चॉपिंग में हेल्प कर देना। सिमरन अब नाश्ता बनाने लगती है। सर्वेंट से सबकी पसंद पूछकर नाश्ता बनाकर अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर से वापस आती है जब तक सभी आ गए थे। आज तो आशी भी थी। उसने रात को अपनी मोम को सुबह जल्दी कॉल करके जगाने का बोल दिया था। अभिनव जी आज नाश्ते का टेस्ट कुछ अलग है, सभी खाकर देखते हैं, सभी को अलग लगता है। निखिल हाँ दादू, टेस्ट तो अलग है लेकिन रोज से ज्यादा टेस्टी है। अभिनव जी सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं आज नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। वो सर्वेंट डरते हुए, सर आज का नाश्ता हमने नहीं, सिमरन दीदी ने बनाया है। हमने मना भी किया लेकिन इन्होंने जिद की तो हमने फिर कुछ नहीं कहा। अभिनव जी सिम्मी बेटा आपको बनाना आता है? सिमरन जी चाची ने सिखाया है, वहाँ नाश्ता लंच और डिनर में ही बनाती थी। एक बार फिर सभी को झटका लगता है क्योंकि टेस्ट से पता चल रहा था कि वो बहुत सालों से खाना बना रही है। आदित्य जी को बहुत दुख हो रहा था। अभिनव जी उन्हें आंखों से इशारा कर शांत रहने का बोलते हैं। करुणा जी आशी तुम्हें भी खाना बनाना आता है? आशी नहीं आंटी, मुझे तो किचन में भी जाना पसंद नहीं है। करुणा जी नव्या को आता है। आशी नहीं। करुणा जी सही है, खुद की बेटियां राजकुमारी और दूसरी नौकरानी। आदि भाई पर मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर लता और निशा ने बहुत गलत किया। अगर मेरी बहू ऐसी होती तो उसको ऐसी सजा देती। वो ऐसा भेदभाव अपने अगले जन्म में भी नहीं करती। सिमरन अरे आप लोग नस्त कीजिए, मेरी मेहनत ठंडी हो रही है। सभी हंसने लग जाते हैं। मिहिर सिमरन तुम्हें आश्रम जाना है और बाकी सबको भी जाना है। मेरी और निखिल की मीटिंग है अभी, जिसकी प्रेजेंटेशन तुमने रेडी की थी, तो तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी देख लेना। सिमरन लेकिन मैं कैसे? अभिनव जी जाओ बेटा। सिमरन ओक मैं रेडी होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद सिमरन रेडी होकर आती है। उसने लाइट ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी। मिहिर तो उसे देखने में ये भूल जाता है कि आसपास और लोग भी है। अभिनव जी बरखुरदार बाद में देख लेना। मिहिर झेप जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वैसे मिहिर ने सुबह ही सोच लिया था कि वो सिमरन को ऑफिस ले जाएगा। वो अब जानने को बेताब था कि सिम्मी में कौन कौन से टैलेंट छुपे हैं। तभी आशी कहती है मैं भी चलूं, उसको तो कैसे भी करके मिहिर के पास रहना था। मिहिर हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, घर पर ही रहो। बेचारी आशी कुछ नहीं बोल सकी, बस घूरकर सिमरन को डैल रही थी। चैप्टर 17 सिमरन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जो मिहिर का बेस्ट फ्रेंड आकाश ही करता है। और एक बार फिर लता के टॉर्चर का पता चलता है कि कैसे उसने सिम्मी से घर का काम एक नौकरानी की तरह कराया। मिहिर सिम्मी को जबरदस्ती अपने ऑफिस ले जाता है जहां मिहिर का प्लान कुछ अलग था। अब आगे मिहिर सिमरन के लिए कार का गेट ओपन करता है। सिमरन के बैठते ही वी भी दूसरी साइड से आकर सिमरन के पास बैठ जाता है। सिमरन तो उसकी बैठने की फुर्ती देखते रह जाती है। मिहिर क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सिमरन आप आगे क्यों नहीं बैठे? मिहिर क्यों, मैं क्या तुम्हारा असिस्टेंट हूँ जो आगे बैठूं? मिहिर यूं काम बोलता था लेकिन सिमरन के साथ वो अलग ही रूप में रहता था। शायद जो सच या जो रिश्ता उसे पता था उसके लिए पहले से ही कंफर्टेबल करवा रहा था। मिहिर ड्राइवर को चलने का बोलता है, उसके साथ ही निखिल की कार और 7 गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स भी चल पड़ते हैं। 30 मिनट बाद उनकी कार एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर रुकती है जिस पर सुनहरे अक्षरों में गुप्ता इंडस्ट्री लिखा था। दोनों कार से बागर आते हैं, पीछे पीछे निखिल भी आ जाता है। मिहिर का केबिन 20वें फ्लोर पर था। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाते हैं जो सीधा मिहिर के केबिन के बाहर खुलती है। तीनों मिहिर के केबिन में चले जाते हैं। मिहिर निखिल तुम वरुण के साथ जाकर मीटिंग की तैयारी कर लो, हमें जल्दी घर जाना है। निखिल वह से चला जाता है। मिहिर सिमरन को देख रहा था जो घूम घूम कर ऑफिस को देख रही थी। मिहिर क्या हुआ, मेरा ऑफिस पसंद नहीं आया? सिमरन नहीं बहुत अच्छा है। मिहिर बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगी। मिहिर पियान से कॉफी मंगवाता है। पियान कॉफी रखकर चला जाता है। मिहिर और आयमरन कॉफी पी रहा होते हैं तभी डोर नॉक होता है।
मिहिर, कम इन। वरुण अंदर आता है और बोलता है, सर मीटिंग के लिए शर्मजी और केदारजी आ चुके हैं, वो मीटिंग रूम में है, आपका ही वेट कर रहे हैं। मिहिर, हम चलो। सिमरन आओ चलो। सिमरन, मैं क्या करूंगी? मिहिर, क्या करूंगी मतलब प्रेजेंटेशन किसने बनाई है, आओ तुम भी देख लो। सिमरन के पास कोई बहाना नहीं था तो वो मन मार कर साथ चली जाती है। मिहिर को तो सिमरन के साथ अलग ही फीलिंग आती है, पर अफसोस वो सिमरन को बता भी नहीं सकता। मिहिर अपने कोल्ड लुक में मीटिंग रूम में एंटर करता है, सभी उसे देख खड़े जो जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी अलग थी, आज उसने वाइन कलर का 3 पीस सूट पहना था, जेल से सेट बाल, हाथ में ब्रांडेड वॉच उसके लुक को बहुत डैशिंग बना रहे थे। मीटिंग में केदारजी के साथ उनकी बेटी भी आई थी, उसकी नज़र तो मिहिर पर हट ही नहीं रही थी, जिसे सिमरन भी देख रही थी। केदार जी की बेटी मोहा नाम था, वो सोचती है फक क्या डैशिंग बंदा है, एक बार मेरी तरफ देख ले, इसे अपना बनाने का हिनार रखती हूँ, कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, गुड लुकिंग भी है, और क्या चाहिए फिर तो मेरी मौज मौज। सिमरन गौर से मोहा को देख रही थी और वो जो सोच रही थी वो सब सिमरन को सुनाई दे रहा था। सिमरन एक नज़र सबको देखती है, सब अपने काम में बुआए होते हैं, फिर सिमरन सोचती है इसका मतलब इसके मन की बात केवल मैं ही आऊँ सकती हूँ। वो कैसी लड़की है, मीटिंग में आया है या फैशन शो में अपने बाप के साथ आया है, कपड़े तो ढंग के पहन कर आती, पर ये आया है अपना फ्यूचर सेट करने। अभी करती हूँ इसका फ्यूचर सेट, मिस मोहा वेट एंड वॉच। मिहिर आकर हेड चेयर पर बैठ जाता है, वरुण को मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा करता है। ये प्रोजेक्ट एक 7 स्टार होटल का था जिसे मिहिर के साथ अदर कंपनी भी करना चाहती थी, क्योंकि मिहिर की कंपनी के साथ कई कंपनीज काम करना चाहती थी, लेकिन मिहिर के आगे वो फेल हो जाते थे। एन भी 2 कंपनीज के सीईओ आए हैं। वरुण, शर्मा जी आपकी प्रेजेंटेशन दीजिए। शर्मा जी का प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहा था, सभी की नज़ारें प्रोजेक्टर पर थी, लेकिन मोहा की नज़ारें मिहिर पर, जो सिमरन नोट कर लेती है। केदार जी, मिस्टर गुप्ता, अगर ये डील हो जाती है तो मेरी बेटी इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। केदार जी का असिस्टेंट अपनी प्रेजेंटेशन देता है। फिर मिहिर निखिल को सिमरन को प्रेजेंटेशन देने का इशारा करता है। निखिल धीरे से सिमरन को प्रेजेंटेशन देने की रिक्वेस्ट करता है, बोलता है अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तुमने रेडी की है, प्लीज तुम दे दो ये प्रेजेंटेशन। सिमरन, अरे पर मैं कैसे, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बनाने पर तुले हो? निखिल, प्लीज। मिहिर, क्या हो रहा है? निखिल, कुछ नहीं बोलकर सिमरन की तरफ देखता है। सिमरन खड़ी होती है और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। सिमरन का बोलने का समझाने का तरीका इतना इम्प्रेसिव था कि सब देखते रह जाते हैं। वह मिहिर का पार्टनर कम फ्रेंड सिद्धार्थ राणा, आकाश, वरुण, निखिल, मिहिर और दूसरे कंपनीज के सीईओ सब देखते रह जाते हैं। सिमरन सबको एकदम चुप बैठा देखकर निखिल को इशारे से पूछती है कि क्या हुआ। सब ताली बजाते हैं। मिहिर खड़ा होकर सिमरन की तारीफ करता है। ये पहली बार था कि मिहिर ने किसी की तारीफ की हो। मिहिर कुछ देर सोचा और शर्मा जी से डील साइन को कहता है। मोहा, हमारे प्रोजेक्ट में क्या कमी थी जो आप हमारे साथ डील नहीं कर रहे हैं? सिमरन मोना देखते हुए कहती है। सिमरन, आप बताएं आपकी प्रोजेक्ट में सबाएं ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया है? मोहा, ये प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाई है पर अभी मुझे ध्यान नहीं। मिहिर, वैसे केदार जी हमें ये डील आपके साथ साइन नहीं करनी है, आपका बजट भी ज्यादा है और लेबर और टाइम मैनेजमेंट में ही बैठ रहा। लेकिन मोहा तो मिहिर के पीछे ही पड़ गई। मिहिर का अब शांत रहना मुश्किल हो रहा था। वो सिमरन को अपनी सॉफ्ट साइड ही दिखना चाहता था, लेकिन मोना उसे मजबूर कर रही थी। वो बहुत कोल्ड वॉइस में बोलता है गेट आउट, पर मोहा मिहिर का हाथ पकड़ लेती है। वो सोचती है उसके छूने से मिहिर पिघल जाएगा, लेकिन उसने ऐसा करके उसके गुस्से को और हवा दे दी। मिहिर ने इतनी जोर से धक्का दिया, मोहा सीधी दरवाजे के पास गिरी। मिहिर, मिस्टर केदार ले जाए अपने कचरे को। केदार जी मोहा को लेकर वहां से चले जाते हैं। मिहिर शर्मा जी को कल डील साइन करने को कहता है। शर्मा जी ठीक है कहकर चले जाते हैं। अब मीटिंग रूम में मिहिर, निखिल, आकाश, सिद्धार्थ, वरुण और सिमरन थे। मिहिर वरुण और सिद्धार्थ को भी साथ चलने का बोलता है। आकाश तो बॉडीगार्ड का हेड था, वो तो वैसे भी जाएगा। वरुण और सिद्धार्थ भी रेडी हो जाते हैं। ऑफिस के बाहर सब जिगरी दोस्त की तरह रहते हैं। सभी घर रवाना जो जाते हैं। चैप्टर 18। सिमरन मिहिर के साथ ऑफिस जाती है, जहां प्रेजेंटेशन उसको देनी पड़ती है और सभी उसकी प्रशंसा में टली बजाते हैं। मोहा मिहिर को पाटने की कशिश नाकाम ही जाती है। मिहिर उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है। उसके बाद सभी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे। सिद्धार्थ, मिहिर तुम तो ऑफिस को ही घर समझते हो, कभी घर जल्दी नहीं गए। ये पहली बार देख रहा हूँ कि तुमने डील भी कल साइन करने को बोला, इतना भारी बदलाव की उम्मीद नहीं थी। निखिल,
सिद्धार्थ भाई, आप मिहिर भाई में बदलाव की तारीफ कर रहे हो, ताना मार रहे हो। आकाश, मिहिर अभी दूसरी कर में है, वो जब सामने हो तो ये सब बोलकर बताना। वरुण, वो एक चलता फिरता डेविल है, उसकी आंखें देखकर ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी चारों दोस्त होते हैं कर में, क्योंकि मिहिर और सिमरन अलग कर में थे तो चारों मस्ती के मूड में थे और मिहिर से चारों डरते हैं, इसलिए उसकी पीठ पीछे उसके मजे ले रहे थे। ऐसे ही सब घर पहुंच जाते हैं सिमरन और सभी जब अंदर जाते हैं तो बाकी सब रेडी मिलते हैं। प्रिया जी, अरे वरुण और सिद्धार्थ, तुम दोनों कितने दिनों बाद आए हो, हमारी याद ही नहीं आती, बास ऑफिस में अपने दोस्त से मिल लेते हो। सिद्धार्थ, नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, अभी आपके बेटे ने इतने प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं कि उन्हें ही पूरा करने में टाइम नहीं मिल पाता। वरुण, जी आंटी, अभी हमारा घर रिश्तेदार सब गुप्ता कंपनी है और वहाँ का बॉस एक। वरुण अपनी बात पूरी करता तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों से आते हुए मिहिर पर जाती है और वो अपनी बात बदल देता है और बोलता है, हम सब अभी बिजी है, बाकी मिहिर का नेचर तो बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई पागल बात कर रहा है। वरुण आकाश को सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है तो सबका ध्यान जाता है तो समझ जाते हैं कि डेविल आ गया है। अंजलि जी, सब आ गए। निखिल, जी मोम, सब आ गए हैं, चले। अभिनव जी और आदित्य जी एक कार में। आज तो गिरीश जी, प्रिया जी के पति भी 2 दिनों के लिए वो बाहर गए हुए थे। अंजलि जी और रोहित जी एक कार में, निखिल, नीति, आशी और सिमरन एक कार में और बचे मिहिर और उसके दोस्त एक गाड़ी में, साथ में बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी थी। सब रवाना हो जाते हैं। सड़क पर केवल उनकी गाड़ियों का ही काफिला नजर आ रहा था। सिमरन के कहे अनुसार आदित्य जी ने पहले ही टॉयर्स और चॉकलेट्स मंगा ली थी। करीबन 1 घंटे बाद वो लोग आश्रम पहुंचते हैं। सिमरन को आश्रम का गाते देखते ही रोना आ जाता है। उसकी सारी यादें यही की थी, यहाँ के बच्चों के साथ वो हंसती मुस्कुराती थी, वो सब छूट गया। आज देखते ही उसे वो सब याद आ रहा था। अंदर जाकर अभिनव जी और आदित्य जी वहाँ के केयरटेकर से मिलते हैं। सिमरन वहाँ के ऑफिस में काली की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई देखकर बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कितना अच्छा जीवन था, ना कोई दुख ना कोई षड्यंत्र, और अब कदम कदम पर धक्का देने वाले हैं ही भगवान में ही मिली थी आपको। सिमरन वहाँ की केयरटेकर सुशीला जी से काली की तस्वीर के बारे में पूछती है। सुशीला जी, इसका नाम काली था, ये हमारे आश्रम में ही बड़ी हुई, ये यहाँ के बच्चों के लिए सब कुछ थी, लेकिन कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई, तब से हमारे आश्रम की खुशी चली गई। इसके जाने के बाद बच्चे कभी हंसे तो क्या मुस्कुराए भी नहीं, बा चुपचाप अपना काम करते हैं। कहते कहते सुशीला जी खुद रोने लग गई। सुशीला जी, अरे आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, आप बताया आप कैसे यहाँ। अभिनव जी सिमरन की तरफ इशारा करके कहते हैं, हमारी बच्ची को यहाँ आने की इच्छा थी तो हम सब बजी आ गए बच्चों के लिए खिलौने और स्वीट्स लेकर। सुशीला जी सभी बच्चों को बाहर बुलाती है। बच्चे जब बाहर आते हैं सभी के चेहरे उदास थे। सिमरन से रहा नहीं जाता और वो बच्चों को लेकर गार्डन में चली जाती है। वो तो काली की आत्मा थी, उसे पता था बच्चे कैसे खुश होंगे। वो 4 बच्चों के नाम लेती है और इन्हें आगे बुलाती है। 2 बच्चे जाकर म्यूजिक सिस्टम लाकर चालू कर देते हैं। सिमरन सभी बच्चों के साथ डांस करने लगती है। सिमरन आज ब्लैक अनारकली पहन कर आई थी जिसमें डांस करते हुए अप्सराली तरह लग रही थी। उसे पता था बच्चों को कौन सा गाना पसंद है, यो ही गाना लगाकर डांस करती है। बच्चे तो खिलखिलकर हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है उनकी काली दी वापस आ गई। बाकी सभी जो आश्रम देख रहे थे गाने की आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर चले जाते हैं। सुशीला जी भी गाना सुनकर गार्डन की तरफ आ जाती है। काली भी यही गाना लगती थी। सभी आकर देखते हैं सिमरन डांस कर रही है, कुछ बच्चे भी उसकी तरह ही नाच रहे हैं तो कुछ खुश होकर ताली बजा रहे हैं। सुशीला जी, आज कितने दिनों बाद बच्चे खुश हुए हैं, ये आज अपनी काली सी का फेवरेट सॉन्ग जो सुन रहे हैं। वो अभिनव जी से पूछती है, ये प्यारी बच्ची कौन है जिसने कुछ ही मिनटों में बच्चों को लहुद कर दिया। सिद्धार्थ, मिहिर, ये सिमरन जी तो एक अप्सरा लग रही, कितनी सुंदर लग रही है, मेरा तो दिल आ गया। मिहिर आंखें छोटी करके उसको देखता है तो आकाश समझ जाता है कि वो सिद्धार्थ को वार्न कर रहा है। आकाश, सिद्धार्थ गलत जगह दिल लगा रहा है, ऐसा ना हो कोई ये बेरहमी से ये दिल ही बाहर निकाल दे। और वो मिहिर की तरफ इशारा करता है। सिद्धार्थ, मिहिर में तो मजाक कर रहा था, इन आंखों से मुझ मासूम बच्चे को मत डरा। निखिल और वरुण उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगते हैं। मिहिर का सारा ध्यान तो अपनी सिम्मी पर होता है। सिमरन जैसे हो सबको देखती है वो खड़ी हो जाती है। सिमरन, सुशीला आंटी मई तो बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। सुशीला जी, बेटा आपने आज इन बच्चों के लिए जो किया वो हम इतने दिनों में नहीं कर पाए, आज सिर्फ आपकी वजह से बच्चे खुश हैं, नहीं तो ये हंसना ही भूल गए थे। सिमरन, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मिहिर, सिमरन हम यहाँ शाम तक हैं, आप आराम से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।
सिमरन बहुत खुश हो जाती है और मिहिर को आंखों से थैंक यू बोलती है। बाकी सब तो मिहिर को ही देख रहे होते हैं क्योंकि घर पर तय हुआ था कि दिन तक वापस आ जाएगी क्योंकि मिहिर की शाम को मीटिंग है। तभी आशी कुछ ऐसा बोलती है जिससे सभी का मूड ऑफ हो जाता है। कल देखते हैं आशी ऐसा क्या बोली और वापस उसको क्या जवाब मिला। चैप्टर 19। सभी लोग अनाथ आश्रम आते हैं। सिमरन और सभी को सुशीला जी काली के बारे में बताई है कि कैसे काली की डेथ का बच्चों पर असर पड़ा कि वे हंसना ही भूल गए। सिमरन सभी बच्चों को गार्डन में ले जाकर उनका फेवरेट सॉन्ग पर डांस करती है और बच्चों को भी करवाती है। सिमरन की वजह से सारे बच्चे हंस रहे सर मुस्कुरा रहे थे जिसे देख सुशीला जी सिमरन का थैंक यू करती है। अब आगे आशी जो खुद अनाथ होता है उसे दूसरे अनाथों को खुश करना आता है। सुशीला आंटी सिमरन भी एक अनाथ ही है इसलिए आपको इसको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। सभी को बहुत गुस्सा आता है आशी पर। तभी आदित्य जी कुछ बोलने वाले होते हैं उसके पहले सिमरन बोलती है। सिमरन आशी दी मई जब तक चुप हूँ तब तक ठीक है, मुझे उकसाओ मत वरना आपका क्या होगा ये मई भी नहीं जानती। ये आपको मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, सो बी केयरफुल अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक। सिमरन की आवाज़ इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि वहां खड़ा हर एक इंसान कांप गया। आशी तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। मिहिर गेट लोस्ट आर यू मैड आशी, सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तुम्हें लाकर बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हारा मुंह खुला तो सीधा तुम्हारे घर पहुंचोगी। आशी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वह चुप हो जाती है। सुशीला जी सभी को लंच का बोलती है। सभी लंच के लिए चले जाते हैं। ये एक बड़ा हॉल था जहाँ टेबल्स लगी थी। सब वहाँ ही खाना खाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। आदित्य जी और अभिनव जी सुशीला जी को 5 लाख का चेक देते हैं। सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बस एक विनती है कि सिमरन बेटा आपको जब भी टाइम मिले आप यहाँ आए, आपकी वजह से बच्चे बहुत खुश रहते हैं। सिमरन जरूर आंटी, जब भी मई फ्री होगी तब आ जाऊंगी। सभी वापस गुप्ता मेंशन को रवाना हो जाते हैं। सिमरन अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर साधना करने बैठ जाती है। आज सिमरन के शरीर में से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। थोड़ी देर साधना के बाद जब सिमरन अपनी आंखें खोलती है तो उसको सामने दीवार पर जंगल दिखाई देता है जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी और साथ में एक लड़का भी था जो काले घोड़े पर सवार था। सिमरन लड़के को पहचान नहीं पाती। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो जाता है। सिमरन अपने आप से कहती है ये सब क्या था और वो लड़का कैन था, मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। मिहिर के रूम में मिहिर आंखें बंद करके लेता था। तभी सामने एक काले कपड़ों में एक आदमी आता है। आदमी महाराज आप कब तक लौटेंगे, प्रजा आपका इंतजार कर रही है। मिहिर कुछ वक्त लगेगा वीर, तुम हमारे दोस्त और सबसे विश्वास पात्र हो, जब तक हम महारानी को लेकर नहीं आते तब तक ध्यान तुम्हें ही रखना है। वीर जी महाराज। वीर गायब हो जाता है। मिहिर महारानी और कितना समय लेगी आपको नहीं पता आपके बिना कितने अधूरे हैं हम। आज एक छोटी सी कोशिश की हमने लेकिन वो भी बेकार गई। आपको तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेगी ये वादा ही खुद से। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह 4 बजे सिमरन रेडी होकर गार्डन में आ जाती है और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती है। मिहिर अपनी बालकनी में से देख रहा था, उससे नहीं रहा जाता, वो भी गार्डन में आ जाता है। सिमरन आप भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मिहिर हम ये मेरा रोज का रूटीन है, चलो साथ में रनिंग करते हैं। मिहिर अब जितना ज्यादा हो सके सिमरन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। दोनों साथ में दौड़ते हैं। स्पीड इतनी तेज थी कि वो दोनों नजर ही नहीं आ रहे थे। 5 चक्कर वो 5 मिनट में लगा लेते हैं और थकान बिल्कुल नहीं होती। सिमरन काफी तेज दौड़ते हैं आप, मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। मिहिर आपको मेरे साथ के लिए स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। सिमरन मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मिहिर सिमरन के सर पर हाथ फेरता है। सिमरन की आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे कुछ धुंधले चलचित्र नजर आते हैं जिसमें वो नदी किनारे एक लड़के के साथ बैठी है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ हुआ है। सिमरन अपनी आंखें खोलकर मिहिर को देखती है। मिहिर क्या हुआ सिम्मी, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिमरन कुछ नहीं, बेचारी कल से परेशान होती है पर कहे क्या क्या समझ नहीं आता। आज आकाश सिर नहीं आए। मिहिर आता ही होगा। इतने में आकाश आ जाता है और सिमरन को ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन ट्रेनिंग के बाद अपने रूम में फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती। आज उसने पिंक टॉप के साथ ब्लू लॉन्ग स्कर्ट पहनी है, कोई उसको देखे तो देखता रह जाए। सिमरन नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाती। बाकी सन भी आ गए थे केवल मिहिर को छोड़कर। अभिनव जी सिम्मी बेटा आज आपको कॉलेज जाना है, अकेले मत जाना। सिमरन कोई बात नहीं दादाजी, मेरी आदत है अकेले जाने की। उसी समय मिहिर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो जब सिमरन की बात सुनता है तो वहीं से बोल पड़ता है।
मिहिर, कोई जरूरत न है अकेले जाने की, मेरे साथ चल रही हो तुम। नाश्ता कर रहे सभी को झटका लगता है क्योंकि मिहिर किसी को अपने साथ नहीं ले जाता है। सिमरन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मिहिर, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है, जितना बोला है उतना करो। सिमरन, बोलना तो चाहती थी लेकिन मिहिर की आंखें देखकर चुप हो गई। दोनों दोस्तों यानी अभिनव जी और आदित्य जी को बहुत मजा आ रहा था। आशी, सिमरन तुम कॉलेज जा रही हो, मुझे भी उस साइड थोड़ा काम है, मैं भी तुम्हारे साथ चल जाऊंगी। आशी को तो कैसे भी करके मिहिर के साथ रहना था, इसलिए उसने बहाना बनाया। मिहिर, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जाना है दूसरी कार से चले जाना। चैप्टर 20। अब तक आपने पढ़ा। गुप्ता परिवार के सभी सदस्य और आदित्य जी सिमरन और आशी अनाथ आश्रम जाते हैं, जहां सिमरन को अपना पिछला जन्म से जुड़ी यादें याद आती है। बच्चों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती है, उनको डांस करके खुश करती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। आश्रम की केयरटेकर सुशीला जी बहुत खुश होती है, वो खाली समय में सिमरन को आश्रम आओ का बोलती है जिससे बच्चे खुश रह सके। सिमरन को साधना के समय कुछ धुंधले चलचित्र नजर आते हैं। मिहिर के पास वीर आया जो उसे इसलिए प्रजा के बारे में बताता है। अब आगे मिहिर जब सिमरन को कॉलेज छोड़ने के लिए बोलता है तो आशी भी साथ चलने का बोलती है, जिस पर मिहिर माना कर देता है, लेकिन तभी प्रिया जी बोलती है, प्रिया जी, आशी तुम भी कॉलेज जा रही हो क्या? आशी, नहीं आंटी, उस साइड कुछ काम है। प्रिया जी, काम है तो बाद में चले जाना, अभी उन दोनों को जाने दो। मिहिर को पसंद नहीं है, तुम बार बार उसको परेशान मत करो, उसकी इच्छा नहीं है तुम्हें साथ ले जाने की, उसको नहीं पसंद, इसलिए सुबह सुबह उसका मूड खराब मत करो। आशी की फिर इंसल्ट हो जाती है, लेकिन पक्का है वो नहीं सुधरेगी। सिमरन पहले जाकर कर में पीछे बैठ जाती है, उसने सोचा मिहिर ड्राइव करेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ, मिहिर भी पीछे उसके पास आकर बैठ गया। सिमरन, आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे? मिहिर, नहीं, ड्राइवर है ना। मिहिर समझ रहा था सिमरन क्या सोच रही है, लेकिन अब वो ज्यादा से ज्यादा सिमरन के साथ रहना चाहता था, तभी वो अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। मिहिर, सिम्मी तुम्हें मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लगा क्या? सिम्मी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं हमारा। मिहिर ने बटन दबाकर पार्टीशन कर दिया। सिम्मी ने मिहिर को देखा। मिहिर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, गलत विचार मत लाइए दिमाग में। सिम्मी, बोलिए। मिहिर, अपना लेफ्ट हैंड आगे कीजिए। सिम्मी ने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया, मिहिर ने उस पर अपना राइट हैंड रख दिया। सिमरन को करंट जिस लगा और उसकी आंखें बंद हो गई, दोनों के हाथों में से सफेद और नीली रोशनी निकलकर एक हो रही थी। सिम्मी को फिर वही चलचित्र नजर आने लगे, आज उसे ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमारी आश्लेषा पुकार रहा है। मिहिर ने हाथ हटा दिया, वैसे ही सिमरन को वो चलचित्र दिखने बंद हो गए और उसने आंखें खोल दी। मिहिर, क्या हुआ सिम्मी? सिमरन, पता नहीं, जब आपने हाथ पकड़ा तो हमें अजीब अजीब सी चीजें दिख रही थी, कोई पुकार रहा था। मिहिर, ज्यादा मत सोचो और उसके सर पर हाथ फेर देता है, जिससे सिमरन की बेचैनी बंद हो जाती है। सिमरन, आप कॉलेज जा रही है, वहां ज्यादा किसी से बात मत करना, सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना, और हमारी ये बातें आपके आने वाले समय में काम आएगी, और कोई भी परेशानी हो आप हमें कॉल करेगी। सिमरन को आज मिहिर का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था, लेकिन मिहिर का यूं कॉन्फिडेंस दिखाना उसे अच्छा लग रहा था। मिहिर उसके मन के विचारों को पढ़ पा रहा था। ड्राइवर को ललेगी के आगे गाड़ी रोकता है। सिमरन, कॉलेज आ गया है, हम जाए। मिहिर, जाए, लेकिन जो बातें हमने कही है उनका विशेष ध्यान रखिएगा, और वापस अकेले नहीं जाएगी, हम लेने आएंगे। हमें आपकी क्लास का टाइम टेबल पता है, आप वापस 3 बजे फ्री होगी तब यही आकर खड़े हो जाना। और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। सिमरन गाड़ी से बाहर निकल कॉलेज में चली गई, तब तक मिहिर उसे देखता रहा, फिर मिहिर को गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ गई। कॉलेज में सिमरन रीबर्थ के बाद पहली बार कॉलेज आया थी। बॉडी ओनर की यादों से उसे लगभग सब पता था। वो अपनी क्लास की तरफ जाती है, तभी पीछे से कोई उसकी आंखें बंद कर देता है। सिमरन, रही, हाथ हटाओ, हम तुम्हें पहचान गए हैं, जल्दी करो, क्लास में जाना लेट हो रहा है, तुम्हारी वजह से सिर पनिश करेंगे। राही, सॉरी यार, तुझे देखने के बाद बेकाबू हो जाती हूँ। सिमरन, जल्दी चल, तेरी नौटंकी बाद में कंटिन्यू करना। दोनों क्लास में चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट सिमरन को गौर से देखते हैं, क्योंकि आज सिमरन सभी को बहुत अलग लग रही थी। देखा जाए तो कॉलेज में सबसे सुंदर लड़के को बिना पलके झपकाए उसे देख रहे थे, और लड़कियां तो सोच रही थी कि काश लड़का होती तो सिमरन को प्रपोज कर देती। लेकिन सिमरन किसी पर ध्यान नहीं देती, कहीं ना कहीं उसे मिहिर की बात याद थी और उसे अच्छा भी लगा था मिहिर का हक जमाना।
लंच में सिमरन और रही कैंटीन जाते हैं। रही दोनों के लिए समोसे और चाय लाती है। दोनों आराम से बैठकर बातें करती हुई खाती है। तभी वहां टीना नाम की लड़की आती है जिसके साथ उसके ग्रुप मेंबर्स भी थे। इनका ग्रुप कॉलेज में फेमस था, कोई भी इनसे टक्कर नहीं लेता था। इनका ग्रुप लीडर श्रेयस कोठारी था जो कि बहुत अमीर फैमिली से था, सिटी में बहुत नाम था इनका। टीना खुद को श्रेयस की गर्लफ्रेंड कहती थी। सभी आकर सिमरन के सामने वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। श्रेयस का दोस्त विनय कहता है, यार ये सिमरन इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, पूरे कॉलेज में इसके जैसी कोई नहीं लगती है। टीना, बहन जी है आज मेकअप कर लिया होगा। हालांकि टीना को विनय की बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि श्रेयस सिमरन को देखे या उसमें इंटरेस्ट ले। टीना सिमरन की टेबल के यहाँ जाती है और थोड़ा जोर से बोलती है कि टीना, सिमरन ये आज कपड़े किससे मान कर पहने हैं और इतना मेकअप करके क्यों आए हो, पढ़ना है ता लड़कों को फंसाना है। सभी को पता था सिमरन कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि पहले भी टीना या कोई कुछ बोलता था तो सिमरन सिर नीचे करके चुपचाप सुनती थी और रोती थी। लेकिन तभी सिमरन कहती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, मुझे फॉलो कीजिए जिससे न्यू पार्ट आपको मिलते रहे। कल देखते हैं सिमरन क्या कहती और करती है। रिव्यू और रेटिंग भी दीजिए, कुछ चेंजेस करने हो तो बता दीजिए। Thanks for watching our subscribe and comments.